हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE 7 सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इंपैक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ग्लोबलाइजेशन ने डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे अफेक्ट किया है। हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इंपैक्ट्स दोनों डिस्कस करने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। इंडिया और दूसरे डेवलपिंग नेशंस के एग्जाम्पल्स देना आंसर को स्ट्रांग बनाएगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया के देशों का एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होना, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और कल्चर के थ्रू। इसने दुनिया के हर देश को अफेक्ट किया है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज पर इसका असर और भी ज्यादा रहा है। एक तरफ ग्लोबलाइजेशन ने ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और नए अपॉर्चुनिटीज दिए, तो दूसरी तरफ इनइक्वालिटी और डिपेंडेंसी भी क्रिएट की। इस आंसर में हम इंडिया और डेवलपिंग नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इंपैक्ट्स को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्रोथ के मौके। डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल मार्केट्स मिले जहां वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सके। एग्जाम्पल, इंडिया का IT और BPO सेक्टर लिबरलाइजेशन के बाद बूम कर गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। FDI से नए इंडस्ट्रीज, जॉब्स और टेक्नोलॉजीज आए। एग्जाम्पल, इंडिया में ऑटोमोबाइल और टेलीकॉम सेक्टर्स फॉरेन टाई अप्स से ग्रो हुए। चैलेंजेस। ग्रोथ अनइवन रहा, शहरों को ज्यादा फायदा मिला और गांव पीछे रह गए। ग्लोबल क्राइसिस जैसे 2008 फाइनेंशियल क्रैश ने डेवलपिंग कंट्रीज को डायरेक्ट इंपैक्ट किया। 2. पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉलिसी रिफॉर्म्स। डेवलपिंग नेशंस ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन LPG पॉलिसीज अडॉप्ट की। IMF और WTO जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने डोमेस्टिक पॉलिसीज पर असर डाला। सॉवरेंटी की कमी। कभी कभी मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजंस डिक्टेट करते हैं। एग्जाम्पल, अफ्रीकन नेशंस पर IMF के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। पॉजिटिव इंपैक्ट। ग्लोबल नॉर्म्स की वजह से डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया गया। 3. सोशल और कल्चरल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल एक्सचेंज। मीडिया, फैशन और लाइफस्टाइल की वजह से यूथ और कंजम्पशन पैटर्न्स बदले। एग्जाम्पल, इंडियन सिटीज में मैकडॉनल्ड्स, KFC और वेस्टर्न कल्चर का राइज। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। इंटरनेट और यूनिवर्सिटीज के थ्रू एजुकेशन और डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज हुई। कंसर्न्स। कल्चरल होमोजेनाइजेशन और ट्रेडिशंस के डिक्लाइन का खतरा। कंज्यूमरिज्म और इंडिविजुअलिज्म ने कम्युनिटी वैल्यूज को कमजोर किया। 4. इनइक्वालिटी एंड रेजिस्टेंस। इनकम इनइक्वालिटी। कुछ ग्रुप्स को ज्यादा फायदा मिला जबकि दूसरे पीछे रह गए। एग्जाम्पल, अर्बन IT वर्कर्स रिच हुए लेकिन फार्मर्स की कंडीशन सेम रही। नॉर्थ साउथ डिवाइड। डेवलपिंग नेशंस अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज पर ट्रेड और टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस मूवमेंट्स। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिमांड बढ़ने लगी। कंक्लूजन। ग्लोबलाइजेशन ने डेवलपिंग कंट्रीज को नए मौके दिए, उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा बनाया और उनकी टेक्नोलॉजी और कल्चर को बदला। लेकिन साथ ही इनइक्वालिटी, डिपेंडेंसी और कल्चरल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। डेवलपिंग नेशंस के लिए जरूरी है कि वो ग्लोबलाइजेशन को अपने लोकल प्रायोरिटीज और इंक्लूसिव पॉलिसीज के साथ बैलेंस करें। तभी ग्लोबलाइजेशन का फायदा सबको मिल सकेगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss the changing status of Indian states since independence. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 1947 के बाद से इंडियन स्टेट का रोल और नेचर कैसे चेंज हुआ है। हमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस कवर करने हैं, जैसे नेहरूवियन सोशलिज्म, इंदिरा गांधी का पीरियड, 1991 की लिबरलाइजेशन और आज का ग्लोबलाइजेशन और फेडरलिज्म के ट्रेंड्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्टेट काफी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है।
शुरू में ये एक डेवलपमेंटल और वेलफेयर स्टेट था जिसका फोकस था नेशन बिल्डिंग, यूनिटी और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। आगे चलकर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से इसका कैरेक्टर बदला। आज इंडियन स्टेट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बन चुकी है जो वेलफेयर के साथ साथ मार्केट और ग्लोबलाइजेशन के साथ भी एडजस्ट कर रही है। मेन बॉडी 1. नेहरूवियन फेज 1947 to 1964। नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंटल स्टेट। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला चैलेंज था प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बनाना। नेहरू के लीडरशिप में स्टेट ने सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया जिसमें प्लानिंग कमीशन के जरिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज और सेल्फ रिलायंस पर ज्यादा फोकस था। लैंड रिफॉर्म्स और रिजर्वेशंस के जरिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना भी प्रायोरिटी थी। 2. क्राइसिस और कंसोलिडेशन 1965 to 1984। इमरजेंसी और पॉपुलिज्म। इंदिरा गांधी के पीरियड में वाज 1965-1971 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए। उनका स्लोगन गरीबी हटाओ एक पॉपुलिस्ट अप्रोच था जिसमें वेलफेयर को पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए यूज किया गया। इमरजेंसी 1975 to 77 ने स्टेट का ऑथोरिटेरियन फेस दिखाया जहां डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज को सप्रेस किया गया। इसी दौरान पंजाब और नॉर्थ ईस्ट जैसे एरियाज में सेपरेटिस्ट और रीजनल डिमांड्स भी उभार कर सामने आए। 3. लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद। 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। स्टेट का रोल एक कमांड इकोनॉमी से लिबरलाइज्ड और प्राइवेटाइज्ड मॉडल में शिफ्ट हो गया। पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस कम हुआ, प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया। ग्लोबलाइजेशन ने आईटी, सर्विस सेक्टर और ग्रोथ के नए चांसेस दिए, लेकिन इनइक्वालिटी और फॉर्मर डिस्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम्स भी लाए। 4. कंटेम्पररी स्टेट, फेडरलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और न्यू चैलेंजेस। 2000 के बाद कोalition पॉलिटिक्स और रीजनल पार्टीज ने फेडरलिज्म को और स्ट्रांग बनाया। जीएसटी काउंसिल और स्टेट लेवल डेवलपमेंट पॉलिसीज ने स्टेट्स को ज्यादा रोल दिया। दलित, विमेन, एनवायरनमेंट और एथनिक मूवमेंट्स ने पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया। रीसेंट ईयर्स में एग्जीक्यूटिव लीडरशिप स्ट्रांग हुई है और स्कीम्स जैसे डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत इंप्लीमेंट की गई। लेकिन कम्युनलिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म और श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस के इश्यूज ने एक डिबेट शुरू किया है कि इंडियन स्टेट किस डायरेक्शन में जा रही है। कंक्लूजन, इंडिपेंडेंस के बाद से इंडियन स्टेट ने अपना रोल सोशलिस्ट और वेलफेयर ओरिएंटेड से लिबरलाइज्ड और ग्लोबलाइज्ड मॉडल तक बदला है। इसने डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और डेवलपमेंट के लिए काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, लेकिन इनइक्वालिटी, कम्युनलिज्म और इंक्लूसिवनेस जैसे चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। आज का इंडियन स्टेट एक डायनामिक और इवॉल्विंग एंटिटी है जो कंटिन्यूअसली डोमेस्टिक और ग्लोबल प्रेशर्स के साथ अडैप्ट हो रही है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss the growth and ideology of Bahujan Samaj Party, BSP. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि बहुजन समाज पार्टी, BSP, कैसे बनी, कैसे ग्रो की और इसका आइडियोलॉजिकल बेस क्या है। हमें इसके हिस्ट्री, लीडर्स, इलेक्शन रिजल्ट्स और दलित बैकवर्ड क्लासेज के इश्यूज पर इसका रोल एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बहुजन समाज पार्टी, BSP, इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है जो 1984 में कांशी राम ने बनाई थी। ये पार्टी मेनली दलित्स, OBC, ST और माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए बनी। बहुजन का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ पीपल, यानी अप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। BSP का आइडियोलॉजी अंबेडकर, फूले और पेरियार से इंस्पायर्ड है। इस पार्टी ने कास्ट हायरार्की को चैलेंज करते हुए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के नए रास्ते खोले। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और फॉर्मेशन। BSP की शुरुआत कांशी राम ने की थी, जो डॉक्टर BR अंबेडकर के विचारों से डीपली इंस्पायर्ड थे। कांशी राम ने पहले BAMCEF बनाया था जो एजुकेटेड बैकवर्ड और माइनॉरिटी एम्प्लॉयज का प्लेटफॉर्म था। ये BSP की ग्राउंड वर्क थी। 1984 में ऑफिशियली BSP लॉन्च हुई और इसका मेन फोकस दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस को पॉलिटिकली यूनाइट करना था। 2. BSP का ग्रोथ और एक्सपेंशन। BSP पहले मेनली उत्तर प्रदेश में एक्टिव थी लेकिन बाद में पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक स्प्रेड हुई। मायावती के लीडरशिप ने BSP को एक स्ट्रॉन्ग फेस दिया।
1995 में मायावती आपकी पहली दलित वुमन चीफ मिनिस्टर बनी। बीएसपी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला के थ्रू दलित्स को ब्राह्मण्स और दूसरे ग्रुप्स के साथ अलाइन करके बड़ा वोट बैंक बनाया। 2007 में बीएसपी को यूपी असेंबली इलेक्शंस में क्लियर मेजॉरिटी मिली, जो पार्टी के लिए गोल्डन फेज था। 3. आइडियोलॉजी ऑफ बीएसपी। बीएसपी का आइडियोलॉजी है अम्बेडकरिज्म, इक्वालिटी, डिग्निटी और सोशल जस्टिस। पार्टी का स्लोगन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी अप्रेस्ड लोगों की वेलफेयर। बीएसपी कास्ट डोमिनेंस को चैलेंज करती है और रिजर्वेशन, एजुकेशन और एम्पावरमेंट पर फोकस करती है। मायावती ने सर्वजन समाज का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें दलित पॉलिटिक्स को इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की गई। 4. चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स। बीएसपी को अक्सर क्रिटिसाइज किया गया है कि ये पॉलिटिकल पावर के लिए दूसरे पार्टीज के साथ अलायंसेस करती है। रीसेंट ईयर्स में बीजेपी के राइज और वोट बैंक के फ्रैगमेंटेशन की वजह से बीएसपी वीक हुई है। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि बीएसपी ने स्टैचूज और मेमोरियल्स पे ज्यादा फोकस किया इंस्टेड ऑफ डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। लेकिन फिर भी बीएसपी दलित और मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस के लिए एक क्रूशियल प्लेटफॉर्म बनी हुई है। कंक्लूजन: बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अप्रेस्ड कम्युनिटीज को पॉलिटिकल वॉइस मिली। कांशी राम के विजन और मायावती के लीडरशिप ने इस पार्टी को नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन दिया। आज भले ही इसका वोट शेयर कम हो गया हो, लेकिन इसका आइडियोलॉजी और अम्बेडकराइट स्पिरिट अभी भी इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। बीएसपी की जर्नी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस दोनों को हाईलाइट करती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. What are ethnic movements? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एथनिक मूवमेंट्स का मीनिंग समझना है और उनके कॉजेस, फीचर्स और इम्पैक्ट्स को एक्सप्लेन करना है। हमें इंडिया के कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं जहां एथनिक मूवमेंट्स ने पॉलिटिक्स और सोसाइटी को शेप किया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एथनिक मूवमेंट्स उन लोगों की कलेक्टिव मोबिलाइजेशन को कहते हैं जो अपनी शेयर्ड आइडेंटिटी, जैसे कि लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन या एंसेस्ट्री, पर बेस्ड होती है। ऐसे मूवमेंट्स यूजुअली तब शुरू होते हैं जब कोई कम्युनिटी अपने आप को मार्जिनलाइज्ड या अंडर रिप्रेजेंटेड फील करती है। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में एथनिक मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ कई कल्चरल और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। इन मूवमेंट्स को समझने के लिए प्रीमोडियलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म जैसे थियोरीज यूजफुल होते हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और नेचर ऑफ एथनिक मूवमेंट्स। एथनिसिटी का मतलब है शेयर्ड कल्चरल ट्रेट्स जैसे लैंग्वेज, रिलीजन और कस्टम्स। जब ग्रुप्स को लगता है कि उनकी कल्चर या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रेटन हो रही है, तो एथनिक मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। ये मूवमेंट्स कभी पीसफुल होते हैं और कभी वायलेंट भी, जैसे इंसर्जेंसीज। 2. कॉजेज ऑफ एथनिक मूवमेंट्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ने एथनिक डिविजन्स को और स्ट्रांग बनाया। पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन की वजह से ग्रुप्स ऑटोनॉमी मांगते हैं, जैसे गोरखालैंड डिमांड। इकोनॉमिक फैक्टर्स। रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से डिप्राइव्ड कम्युनिटीज मोबिलाइज करती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मूवमेंट्स। कल्चरल फैक्टर्स। जब किसी कम्युनिटी को अपनी आइडेंटिटी खोने का डर होता है तो वो अपनी कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन के लिए लड़ते हैं। 3. इंडियन एग्जाम्पल्स ऑफ एथनिक मूवमेंट्स। नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट्स। नागा, मिजो और बोडो मूवमेंट्स जिसमें उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी और कल्चर के लिए स्ट्रगल किया। पंजाब मूवमेंट। 1980 का खालिस्तान मूवमेंट, जो एक सेपरेट रिलीजियस स्टेट के लिए हुआ। झारखंड मूवमेंट। ट्राइबल लोगों का डिमांड जो फाइनली 2000 में अलग स्टेट बनाने तक ले गया। गोरखालैंड मूवमेंट। नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन ने दार्जिलिंग में अलग स्टेट की डिमांड की अपनी आइडेंटिटी के लिए। 4. इम्पैक्ट ऑफ एथनिक मूवमेंट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को रिकॉग्निशन मिली। नए स्टेट्स बनाए गए, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इंडियन डेमोक्रेसी ने अपने आप को फ्लेक्सिबल दिखाया। नेगेटिव इम्पैक्ट। सेपरेटिज्म और वायलेंस को प्रमोट किया, जैसे इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, मिलिटेंसी इन पंजाब। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए चैलेंज बन गए। कम्युनल और एथनिक क्लैशेस को बढ़ावा दिया। कंक्लूजन। एथनिक मूवमेंट्स एक तरह से इंडिया की डेमोक्रेसी का नेचुरल आउटकम है जहां हर ग्रुप अपनी आइडेंटिटी और राइट्स के लिए लड़ता है। ये मूवमेंट्स अगर पीसफुली होते हैं तो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन अगर वायलेंट हो जाए तो नेशनल यूनिटी के लिए थ्रेट बन जाते हैं।
इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट डायलॉग, डेवलपमेंट और पॉलिटिकल अकोमोडेशन के थ्रू इन्हें हैंडल करे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write notes on the following. A. States' response to regional movements. B. Communalism in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 टॉपिक्स पर नोट्स लिखने हैं। पहला, इंडियन स्टेट ने रीजनल मूवमेंट्स जैसे अलग राज्य की मांग, ऑटोनॉमी या सेपरेटिज्म को कैसे हैंडल किया। दूसरा, कम्युनलिज्म इन इंडिया, इसका मीनिंग, रीजन्स और इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स पर। दोनों पार्ट्स में एग्जाम्पल्स देना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहां अलग अलग रीजन्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स है। इस डाइवर्सिटी के चलते कभी कभी लोग अपनी अलग आइडेंटिटी या राइट्स के लिए रीजनल मूवमेंट्स चलते हैं। साथ ही कम्युनलिज्म यानी रिलीजन को नेशन से ऊपर रखना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। यह दोनों चैलेंजेस को समझना जरूरी है ताकि हम इंडियन पॉलिटिक्स को अच्छे से एनालाइज कर सकें। मेन बॉडी। ए. स्टेट्स रिस्पॉन्स टू रीजनल मूवमेंट्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। रीजनल मूवमेंट्स ज्यादातर लिंग्विस्टिक, कल्चरल और इकोनॉमिक डिमांड्स पर बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल, 1950 में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का डिमांड, तेलंगाना मूवमेंट, गोरखालैंड, बोडोलैंड, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। अकोमोडेशन थ्रू फेडरलिज्म। स्टेट ने कई डिमांड्स को फेडरल सिस्टम के थ्रू एड्रेस किया। 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक मेजर स्टेप था। आर्टिकल 371 में कुछ स्टेट्स, नागालैंड, मिजोरम, को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। नेगोशिएशन एंड डायलॉग। पीस अकॉर्ड्स जैसे मिजो अकॉर्ड 1986, असम अकॉर्ड 1985, नागा टॉक्स, ये सब शो करते हैं कि स्टेट ने डायलॉग का रास्ता भी लिया। यूज ऑफ फोर्स एंड सिक्योरिटी अप्रोच। कुछ जगह पे मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट का यूज भी हुआ। एग्जाम्पल, AFSPA इन नॉर्थ ईस्ट, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के दौरान काउंटर ऑपरेशंस। लेकिन फोर्स बेस्ड अप्रोच पे हमेशा ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स उठते रहे। डेवलपमेंटल एंड इंटीग्रेटिव पॉलिसीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल पैकेजेस और इकोनॉमिक काउंसिल्स बनाए जैसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। एम ये था कि रीजनल नेग्लेक्ट को कम करके इंटीग्रेशन बढ़ाया जाए। बी. कम्युनलिज्म इन इंडिया। मीनिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जहां रिलीजन को नेशनल आइडेंटिटी से ऊपर रखा जाता है। इससे डिविजन्स और वायलेंस होती है। हिस्टोरिकल रूट्स। ब्रिटिश के टाइम डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेंसस ने कम्युनल आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाया। 1947 का पार्टीशन इसको और ज्यादा डीपन कर गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो। इंडिपेंडेंस के बाद भी कम्युनल राइट्स होते रहे। जबलपुर 1961, भागलपुर 1989, मुंबई 1992-93, गुजरात 2002, दिल्ली 2020। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टीज ने इसको पॉलिटिक्स में उस किया। इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। कम्युनलिज्म से नेशनल इंटीग्रेशन वीक होती है और सेकुलर डेमोक्रेसी को थ्रेट मिलता है। इलेक्शन में रिलीजन बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स काफी कॉमन है। माइनॉरिटीज को इनसिक्योर और मार्जिनलाइज्ड फील करना पड़ता है। स्टेट्स रिस्पॉन्स। स्टेट ने कई मेजर्स लिए। कम्युनल पार्टीज बैन किए, राइट्स कंट्रोल के लिए पुलिस, लॉ का यूज किया। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 1961 जैसे बॉडीज बनाए गए। लेकिन क्रिटिसिज्म यह है कि रिस्पांस ज्यादातर रिएक्टिव था, प्रोएक्टिव नहीं। कंक्लूजन। रीजनल मूवमेंट्स और कम्युनलिज्म दोनों ही चैलेंजेस हैं जो इंडिया के यूनिटी और डाइवर्सिटी के बीच बैलेंस को टेस्ट करते हैं। रीजनल डिमांड्स डिग्निटी और रिकॉग्निशन के लिए होते हैं, जबकि कम्युनलिज्म एक डिवाइसिव फोर्स है। स्टेट ने इन दोनों को हैंडल करने के लिए कभी डायलॉग, कभी अकोमोडेशन और कभी कोएर्शन का यूज किया। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को स्ट्रांग बनाना है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।